नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हिंदू औरतें हों या मुस्लिम औरतें, संवैधानिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक संस्थाओं से वो अपने हकों के लिए आज भी लड़ रही हैं, कल भी लड़ती रहेंगी। कहीं 3 तलाक का मसला है तो कहीं गर्भ में बेटी मार दिए जाने का मसला। इसलिए यह समझने की भूल ना करें कि मुस्लिम औरतों की लड़ाई 3 तलाक के खात्मे से खत्म हो जाएगी, और ना ही ये शुरू होने वाली है। बुनियादी रूप से औरतों की लड़ाई अपने धर्म से कम मर्दों से ज्यादा है। कॉरपोरेट कंपनियों का कौन सा धर्म है जहां महिला सीईओ को मर्द सीईओ से कम वेतन दिया जाता है और हम ये खबर अखबार में पढ़कर सो जाते हैं। संविधान से सारे अधिकार मिलने के बाद भी कौन से धर्म की औरतें हैं जिनके जीन्स और स्कर्ट पहनने पर ऐतराज जताते हुए नेता आज भी मिल जाते हैं। आज भी केरल के सबरीमाला मंदिर में औरतों को रजस्वला के समय अंदर जाने की अनुमति नहीं है। इसके खिलाफ यंग लॉयर एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है कि ऐसे प्रतिबंध हटा दिए जाएं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी को अपना फैसला रिजर्व किया था। आज तक भारत में मंदिरों में दलितों के प्रवेश को लेकर आंदोलन हो रहे हैं। मई 2016 में उत्तराखंड के एक मंदिर में दलितों के प्रवेश को लेकर बीजेपी के सांसद तरुण विजय ने जब आंदोलन किया तो उन पर जानलेवा हमला हो गया। लेकिन वहीं कई वर्ष पहले पटना के हनुमान मंदिर में दलित पुजारी को आराम से बिठा दिया गया। उसी तरह शनि शिंगणापुर में महिलाओं के गर्भगृह तक जाने को लेकर औरतों ने जोरदार आंदोलन किया। धर्म गुरुओं ने इस लड़ाई की शुरुआत नहीं की थी, तृप्ति देसाई नाम की महिला ने की। मतलब औरतों को अपनी धार्मिक संस्थाओं और संवैधानिक संस्थाओं से अकेले ही लड़ना पड़ेगा, बिना लड़े मर्द उन्हें एक कुर्सी तक नहीं देने वाले। हाजी अली का मामला भी ऐसा ही है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में दलित दूल्हों को पत्थर से मारने की खबरें आज भी आती हैं जब वे घोड़ी चढ़ते हैं या कार से जाते हैं। इसलिए कहा कि समाज को बदलने की लड़ाई लंबी है। 11 मई से सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने शायरा बानो की याचिका पर दैनिक सुनवाई शुरू करने का फैसला किया ताकि जल्दी से फैसले पर पहुंचा जाए। पिछले साल शायरा ने 3 तलाक, हलाला और बहुविवाह को चैलेंज किया। इसी सोमवार यानी 9 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पर्सनल लॉ के नाम पर मुस्लिम औरतों के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हो सकता। दिसंबर 2016 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ही 3 तलाक को असंवैधानिक माना। आज तक 3 तलाक काफी चर्चा में है आजकल। तो आप समझेंगे कि अदालतें सक्रिय हो गई होंगी। 2 मई 2002 को बॉम्बे हाई कोर्ट की 3 सदस्यीय औरंगाबाद बेंच ने दगदू पठान बनाम रहीम बी दगदू पठान मामले में फैसला दिया कि मुस्लिम दंपतियों को अदालत में बाकायदा साबित करना होगा कि उनके बीच तलाक हो चुका है तथा इससे संबंधित शरीयत कानून की सभी शर्तें पूरी की गई हैं। अन्यथा किसी भी प्रकार की मौखिक या लिखित बयान द्वारा तलाक को अदालत नहीं मानेगी। शिबा असलम फहमी जो हमारी आज की मेहमान है, उन्होंने इस मसले पर 2002 के साल में ही हेडलाइन प्लस में लिखा था कि यह फैसला 1981 के असम हाईकोर्ट के फैसले पर आधारित है। 2002 में शमीम आरा बनाम उत्तर प्रदेश सरकार केस में सुप्रीम कोर्ट भी 3 तलाक को गलत ठहरा चुका है। तो आपने देखा 1981, 2002, 2017 किसी भी साल किसी भी कानून ने तमाम अदालतों को 3 तलाक को असंवैधानिक कहने से नहीं रोका। 2007 से भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन भी मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को लेकर संघर्ष कर रहा है। यह इसलिए बताया ताकि दर्शकों के बीच भ्रम न फैले कि इस लड़ाई को हमारे नेता किसी सामाजिक सुधार के मकसद से सपोर्ट कर रहे हैं। अगर वो वाकई सीरियस होते तो संसद में इसे हटाने का कानून ले आते और जनता के बीच इस बहस को ले जाते। लेकिन अदालत की आड़ में टीवी चैनलों को आगे करके यह खेल ना खेला जाता। अब रहा यह सवाल कि जब कई फैसलों में 3 तलाक को असंवैधानिक माना गया है तो सुप्रीम कोर्ट में क्या नया फैसला होने वाला है। हमारे आज के मेहमान फैजान मुस्तफा ने इस फैसले पर ट्रिब्यून, दी वायर, स्क्रोल और इंडियन एक्सप्रेस में कई लेख लिखे हैं। उनके कुछ बिंदु हैं। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार मुस्लिम महिलाओं में तलाक 0.56% है। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार हिंदू महिलाओं में तलाक और परित्यक्ता जिसे कहते हैं उनका प्रतिशत 0.76 है। यह आंकड़ा इस भ्रम को तोड़ता है कि सारी मुस्लिम औरतें 3 तलाक से त्रस्त हैं और मुस्लिम समाज में सुबह शाम तलाक देने के अलावा कोई काम नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि 3 तलाक की गुंजाइश छोड़ दी जाए। एक ही मुस्लिम औरत का हक इससे मारा जाता है तो इसे समाप्त करने की मांग पूरी तरह जायज है और संवैधानिक है। भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरह अपना कोर्ट बनाया है। शरई कोर्ट कहते हैं, जहां कई मामले आपसी बीच बचाव से निपटा दिए जाते हैं। इस कोर्ट के सामने आए कई मामले 525 तलाक के मामलों में सिर्फ 0.2% तलाक फोन से दिए गए, 0.6% तलाक ईमेल से और 1 तलाक SMS से हुआ।
फिर भी कोई ईमेल से तलाक दे सकता है, इसके पक्ष में आप आज भारत में किसी को नहीं समझा सकते। इस तरह की हर संभावना को खत्म हो जाना चाहिए। भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन के आंकड़े बताते हैं कि ज्यादातर तलाक वकील, जज, मौलवी और परिवार के सदस्यों के बीच होते हैं, बल्कि 40% मामलों में जो उनके सामने आए, महिलाओं ने भी तलाक की मांग की। हालांकि अभी तक कोई मुकम्मल सर्वे या आंकड़ा नहीं है। फैजान साहब ने 10 राज्यों से फतवा जारी करने वाली संस्था दारुल इफ्ता से कुछ आंकड़े जमा किए। उसके अनुसार आपको बता दें कि फतवा फैसला नहीं होता है, पहले यह जान लीजिए, बल्कि आप किसी चीज को लेकर कंफ्यूज हैं तो उस पर राय मांगते हैं। ये राय लागू है या नहीं करेंगे, ये आपकी मर्जी पर है। न्यूज चैनलों में फतवे को फरमान की तरह पेश किया जाता है, कई बार बताने के बावजूद आज तक गलत तरीके से पेश किया जाता है। फैजान साहब ने अपने अध्ययन के आधार पर बताया है कि 3,40,206 फतवों में से सिर्फ 6.50% फतवे 3 तलाक को लेकर थे, यानी बहुत कम मामलों में 3 तलाक को लेकर राय मांगी गई। 33 दारुल कज़ा के आंकड़े बताते हैं कि उनके यहाँ 3 तलाक नहीं दिया गया। तलाक तभी दिया गया जब बीच बचाव से लेकर सारी प्रक्रियाएं पूरी हुई। दारुल कज़ा एक तरह का कोर्ट है जिस पर बैन लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने भी अतीत में मना किया है। 2002 के बॉम्बे हाई कोर्ट के औरंगाबाद बेंच ने यही तो कहा था कि 3 तलाक या तलाक को कोर्ट में साबित करना पड़ेगा और उसके लिए पूरी प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। तब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसका विरोध किया था। अब जाकर बोर्ड ने कहा है कि 3 तलाक सही नहीं है, उसके लिए पहले 8 चरणों का होना अनिवार्य है। प्रक्रियाएं बताई हैं और उन्होंने ये पैम्फलेट छाप के दिया है। यह बड़ा फैसला तो है, लेकिन क्या इससे 3 तलाक समाप्त करने वाले, उसकी मांग करने वाले संतुष्ट होंगे? यह मसला टीवी के लिए महीनों से तमाशा भी बना हुआ है। कई मौलाना 3 तलाक के पक्ष में अजीब अजीब तर्क दे रहे हैं, जिन्हें टीवी पर ना आने वाले कई मौलाना बेहद एतराज से देख भी रहे हैं। महाराष्ट्र में शिक्षण संस्था चलाने वाले और इस्लामिक विद्वान अतहर ब्लड बैंक के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने सैयद शहाबुद्दीन सल्फी फिरदौसी, उन्होंने फोन पर मुझे बताया कि यह मसला इंसानियत का है, कौम का नहीं। इंसानियत कहती है कि औरतों के साथ नाइंसाफी इस्लाम के खिलाफ है। जो लोग 3 तलाक देते हैं वो मजहब का मजाक उड़ाते हैं। तो हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। हमारे 3 मेहमान हैं। फैजान मुस्तफा साहब हैं, वाइस चांसलर नलसर हैदराबाद। खातून शेख हैं मुंबई से, भारतीय महिला मुस्लिम आंदोलन, और शीबा असलम फहमी हमारे साथ हैं इस दिल्ली स्टूडियो से, रिसर्च फेलो। फैजान साहब, मैं आपसे थोड़ा स्पष्ट होना चाहता हूं कि कई हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कई मामलों में अदालतों को ये किसी प्रकार की अड़चन नहीं आई कि इसे असंवैधानिक घोषित किया जाए, फिर भी ये बार बार संवैधानिक और असंवैधानिक होने और ना होने के मामले में ये मामला उन्हीं के दरवाजे पर क्यों पहुंच जाता है? रवीश, ऐसा है कि एक बात ये समझ लें कि जितने भी हाई कोर्ट्स हैं जिनमें ये मसला गया, उन्होंने हर बार ये कहा कि जो कुरान में और हदीस में प्रोसीजर है, यानी जो आपका सही पर्सनल लॉ है, उसको आप फॉलो करें। अब इसमें अजीब बात यह है कि कभी भी ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का आपने कल के फैसले का जिक्र किया कि पर्सनल लॉ और संविधान से क्या संबंध है, तो आप देखें जितने भी फैसले हैं, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट का शमीमारा का फैसला, उसमें अदालत ये चाहती है कि हिंदुस्तान के मुसलमान जो उनका असली शरीयत का लॉ है, जो उनका रियल लॉ है, उसको फॉलो करें। दूसरी चीज ये आप समझ लीजिए कि किसी भी चीज को असंवैधानिक कहने के लिए 2 चीजें होनी चाहिए। एक तो ये कि वो लॉ हो, लॉ को असंवैधानिक करते हैं, या ये कि वो एग्जीक्यूटिव का कोई एक्शन हो जिसको असंवैधानिक करते हैं। तो संवैधानिक की बहस जो है वो राज्य के बारे में होती है कि राज्य का ये एक्शन असंवैधानिक है। तो एक प्रश्न ये उठता है कि क्या पर्सनल लॉ लॉ है? इस पे बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले हैं जिसमें उन्होंने इसको लॉ नहीं माना है। दूसरी चीज ये कि किसी चीज को असंवैधानिक कहने के लिए यह देखा जाता है किसी लॉ को कि जिसने वो लॉ पास किया है क्या उसको वो शक्तियां प्राप्त थी। यानी अगर पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है तो क्या पार्लियामेंट को वो पावर थी यूनियन लिस्ट के तहत या कॉन्करेंट लिस्ट के तहत। और दूसरे क्या वो लॉ किसी मौलिक अधिकार का हनन करता है। ठीक है।
अब यहाँ एक तो ये सारे जितने भी केसेस हैं, इन सारे केसेस में उच्च न्यायालयों ने जो फैसले दिए हैं वो मुस्लिम पर्सनल लॉ को ध्यान में रख के दिए हैं और ये कहा है कि आपने मुस्लिम पर्सनल लॉ सही से फॉलो नहीं किया। ठीक है शिबा, ये सही फैसला क्या है जो शरीयत का है, सही शरीयत लॉ का मतलब ये लड़ाई क्या है, ये मांग क्या है कि शरीयत जो सही शरीयत है उसके हिसाब से तलाक की इजाजत मिले, या जो बाकी लोगों के लिए है, बाकी दूसरे मजहब के लिए जो तलाक की प्रक्रिया है हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से होगा, उसके तहत एक ही पैमाना हो, ये वो हिंदू औरत हो या मुस्लिम औरत हो, दोनों की तलाक देने की प्रक्रिया एक हो। देखिए, जो सही शरीयत का सवाल है, अगर आप किसी इस्लामिक धर्म की किताबों की दुकान पर जाएंगे और आप उससे कहेंगे कि भाई मुझे शरीयत की किताब दे दो, तो अगर तो वो बड़ा स्मार्ट आदमी होगा तो 100 किताबें आपको दे देगा और कहेगा ये शरीयत की किताबें हैं। और अगर वो बेचारा सीधा साधा आदमी होगा तो कहेगा शरीयत की तो कोई किताब नहीं है, ऐसी तो कोई किताब है नहीं। तो शरीयत की कोई एक शरीयत है नहीं इस दुनिया में। ठीक है, खुद हिंदुस्तान के अंदर इतनी शरीयत है, शिया की अलग, सुन्नी की अलग, बोरा की अलग, अहले हदीस की अलग, वगैरह वगैरह। तो इसको हम आम भाषा में कहते हैं ना जलेबी छानना, कि ये मामला कहीं नहीं पहुंचेगा। सवाल ये है कि एक रियलिटी है कि एक अत्याचार हो रहा है, एक टेरर टूल की तरह तलाक सिर पे लटकता रहता है, तलाक हो या ना हो। लेकिन मेरी मानसिकता में अगर ये बसा हुआ है कि अगर पति के जुआ खेलने पर मैंने एतराज किया, अगर पति के किसी और काम पर मैंने एतराज किया, तो वो मुझे 1 मिनट में घर से बाहर ले जाके खड़ा कर देगा। इस मानसिकता के साथ अगर कोई महिला जीती है परिवार के अंदर, तो वो अपने ना अधिकार मांग सकती है, ना वो सही और गलत का फैसला कर सकती है। तो आप ये कहें कि क्योंकि वो कानून में है ही नहीं तो उसको बैन कैसे करें, लेकिन वो परंपरा में या वो प्रैक्टिस में है, आप इससे नजर नहीं मोड़ सकते। तो उसको कानून से बैन कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर जैसे बाल विवाह परंपरा में थी तो उसको कानून से बैन किया गया। अगर कोई भी प्रैक्टिस है, चाहे वो कानूनी प्रैक्टिस हो चाहे वो गैर कानूनी प्रैक्टिस हो, अगर वो प्रैक्टिस है तो उसको रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएं। बहुत पढ़े लिखे मुसलमान मर्द इस वक्त ये ढूंढने की इस रास्ते को ढूंढ रहे हैं कि कैसे वो ये कहें कि भाई मीडिया ना बोले, सुप्रीम कोर्ट ना बोले, सरकार ना बोले, पार्लियामेंट ना बोले और महिला भी ना बोले, बस हम बोलेंगे, हम सुनेंगे, हम जो कह रहे हैं वो मान लिया जाए। ये जो अपनी सत्ता की स्थापना है और इस 21वीं सदी में ये मांग करना, ये बर्दाश्त के काबिल ही नहीं है। और ये एक हारी हुई लड़ाई है, ये जीतेंगे नहीं, ये हारना है। ठीक है, हमारे साथ खातून जी हैं। खातून जी, मुझे एक बात बताइए कि अभी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये जो 8 तरीके बताए हैं तलाक से पहले कि क्या क्या किए जाते हैं, ये तरीके ये आज के संदर्भ में है या पहले से चले आ रहे थे जिनको अब ये नजर आया है? और दूसरा कि फैजान साहब ने आप लोगों की संस्था का जो सर्वे है उस पर सवाल उठाया है कि इतना प्रतिशत है नहीं इन तलाक का जितना बड़ा इस पूरे मसले को जितना रूप दिया गया। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी जो फैजान साहब का पहला जवाब दे रही हूँ, क्योंकि उन्होंने वो नजर से नहीं देखा जो नजर से भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन देख रही है। आज हमने भी औरतों की शरिया अदालत बनाई है और औरतों की शरिया अदालत में जो केसेस आते हैं, आज हमने महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग के साथ मीटिंग रखी और उसमें कई औरतें हमारी वहां आई थी जो रो रही थी। यहाँ तक है कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोग थे वो रो रहे थे। इनको क्या पता है, इनको कुछ नहीं मालूम है कि ये आंकड़े सही है या गलत है। आके देखिए, हम तो ये कहते हैं उनको 1000 बार दावत देते कि आइए देखिए हमारे यहाँ पर। राइट, ठीक है। अभी भी कितनी औरतें जो जमाते इस्लामी हिंद, जमाते सुन्नी जो हरे साफे बांधते, उसने किस तरह की तलाक दिया है कि चिट्ठी फेंक के उसके घर पर और चले गया कि मैंने तुझे तलाक दे दिया, देख ले। तो क्या इस तरह की तलाक होती है? व्हाट्सएप पे तलाक दे रहे, इस तरह की तलाक हो रही है? हाँ, मेरे दिल में आया तो मैंने तलाक दिया। ये जो शिबा कह रही थी आप उसी को बढ़ा रही हैं। फैजान साहब, मैं यही जानना चाहता हूं कि अभी संख्या और प्रतिशत को छोड़ देते हैं, अगर ये प्रवृत्ति है कि आपको 1 सेकंड के भीतर तलाक कोई दे दिया जाए, भले कोई हमारे पड़ोस में जानने वाला ना देता हो, हमारा कोई दोस्त यार कोई घर में ना होता हो, लेकिन कि कोई किसी कमजोर महिला को सताने का इससे अच्छा तरीका कुछ और नहीं हो सकता, उसके पास धर्म के हिसाब से और कानून के हिसाब से इस तरह का अधिकार होना ही क्यों चाहिए? नहीं है ये अधिकार। यही हम बात कह रहे हैं कि जो BMMA का सर्वे है, आपने प्रस्तावना में शुरू में खुद बोला
कि उसमें व्हाट्सएप पे एक तलाक हुई है जो कि 0.19% आ रहा है। तो बीएमएमए के सर्वे से भी ये साबित नहीं होता कि ईमेल से और टेलीफोन से और व्हाट्सएप पे तलाक हो रही है, लेकिन मीडिया ने उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन प्रेजेंट किया। अब जो कानून की बात है और धर्म की दोनों तरह से बात आपने देख ली कि पर्सनल लॉ बोर्ड ने बताया कि तलाक का सही तरीका क्या है, वो 8 स्टेप आपने पढ़ लिए हैं। दूसरे देश का कानून वो है जो सुप्रीम कोर्ट ने शमीम आरा में ले डाउन कर दिया कि तलाक जो है उसके लिए कोई रीजनेबल कॉज होना चाहिए। जब उसकी कोई माकूल वजह हो तब आप आर्बिट्रेशन करेंगे, सुलह समझौते की कोशिश करेंगे। जब सुलह समझौता खत्म हो जाएगा तब आप तलाक एक बार देंगे और 3 महीने वेट करेंगे। 3 महीने के बाद ही तलाक मुकम्मल होगी। ठीक है, इसका मतलब ये कि ना कानून के हिसाब से ना शरिया के हिसाब से व्हाट्सएप। मेरा इसमें एक सवाल है फैजान साहब कि ये सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है, ठीक, इन व्यवस्थाओं को, इन तमाम विवादों के तक तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सोया रहा, ठीक है। अब उसके पास अगर उस पे छोड़ दिया जाए तो उसके पास ऐसे क्या संसाधन है कि दुनिया तक वो पहुंच जाए? तो क्यों ना इसकी संभावना को, जब आप भी गलत मानते हैं, जब शिबा भी गलत मानती हैं, जब खातून भी गलत मानती है, तो अगर एक आदमी भी दे रहा है, चिट्ठी से ही दे रहा है। मैंने टीवी पे किसी मौलाना को कहते सुना कि लेजिटिमेट कम्युनिकेशन मीडियम होना चाहिए, फोन से बात कर रहे हैं तो तलाक दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं सिर्फ फोन से? कि हम घर आने से पहले आप किसी को घर से बाहर कर दें, तो इसको क्यों ना एक ही बार में, मतलब इसमें अगर मगर की संभावना ना रहे, इसको समाप्त ही कर दिया जाए एक ही तरह के आदेश से। नहीं तो आप कर देंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा आदेश ना हो। एक तो बेहतर ये है कि ये आदेश संसद पास करे, है ना। लॉ रिफॉर्म जो है वो संसद करती है तो बेहतर होता है। जुडिशरी का काम लॉ क्रिएट करना नहीं है, लॉ को इंटरप्रेट करना है। दूसरी चीज ये है कि रवीश, उसके बाद भी होगी तलाक। अगर कानून बन जाएगा तब भी लोग ईमेल से देंगे, तब भी लोग जो है फोन पे देंगे। देखिए, मर्डर के विरुद्ध तो कानून जब से दुनिया बनी है। मर्डर होता है ना तब भी, मर्डर के लिए तो मौत की सजा दी जाती है, तब भी मर्डर होता है। रेप होता है, रेप के लिए इतनी सजा हमने निर्भया का इस पूरा उदाहरण में एक बना दिया। समस्या है फैजान साहब, तो अभी देखिए जो 2-4 केसेस सामने आए हैं, इसके बाद जब मीडिया का ध्यान गया, हम मान लेते हैं प्रतिशत कम है, संख्या कम है, समझ से बाहर की चीज है कि पति अभी कहीं सऊदी में है, वहां से फोन कर दिया और तलाक दे दिया। वो इसके दिमाग में धर्म के हिसाब से ही, भले धर्म में ना हो, इस तरह की गलतफहमी की छूट या गुंजाइश क्यों रहे? मतलब ये गलतफहमी की छूट खत्म करने के लिए ही मैं कहता हूं कि ये अदालत से नहीं होगा। इसके लिए जो मुस्लिम उलेमा हैं उनसे डायलॉग करना होगा। उन्हें जाके मस्जिदों में और हर दिन जुमे की प्रेयर में लोगों को बताना होगा कि सही तलाक देने की क्या प्रोसीजर है।